अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। लड़ाई का महवर कौन है, इससे सियासत और अदलिया की साख किस कदर और कितनी मुतासिर हो चुकी है, अवाम को अदालत और हुकूमत पर एतमाद ना होने के बराबर रह गया है। ये टकराव आलमी दुनिया में मुल्क की जगहसाई का बाइस बन रहा है। इन तमाम नकात को बालाए ताक रखते हुए हुकूमत और अदलिया के दरमियान बराह रास्त टकराव की फजा पिछले कुछ माह से मुसलसल जारी है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही हो रहा है। एक तरफ कानून के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले की बिल्डिंग और ऊपर नीचे सियासी केसेस की समातें हो रही है, तो वही कुछ दूर वाक़े कानून साजों की इमारत में कानून पर अमल दरामद कराने वालों पर खुलकर तनकीद की जा रही है। इस सारे मंजरनामे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अदलिया और सियासतदानों का हो रहा है, क्योंकि हर रोज की धमा चौकड़ी से अवाम आजिज आ चुके हैं और दोनों फरीकैन को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब उनकी आपस की कशमकश खत्म होगी और कब इन इदारों की नजर करम उनके तबाह हाल जो मुस्तकबिल है उस पर मरकूज होगी। इस लड़ाई में जीत भले किसी भी फरीक की हो, लेकिन यह नविश्ता दीवार है कि मुस्तकबिल में इस लड़ाई का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और इसकी अवाम को भुगतना होगा। आज भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की भरपूर समात हुई, तो कौमी असम्बली में भी इस समात पर खुलकर तनकीद की गई और ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि दो मोस्ट सीनियर जजेस के बेंच से अलहदा होने के बाद इस केस की कोई वक़्त नहीं है। फैसला जो भी आया उसका अंजाम वही होगा जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से आने वाले फैसले का हुआ। यानी फैसला हक में ना आया तो इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा और होगा वही जो तय हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ की समात के बाद आज जब समात का आगाज़ हुआ तो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी दरखास्त दीगर दरखास्तों से अलग है। मैंने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया, वाकिफ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। मैंने तहरीरी मारूजात भी जमा करा दिए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शिक गैर कानूनी है, मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। वकील फैसल सिद्दीकी की दलील पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुताल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की है? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट कब अमल में आता है ये बता दें। कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है, फौज चार्ज कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। बताए कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा, कोई दस्तावेज तो दिखाए। जस्टिस मज़ाहिर ने इस्तफसार किया कि आप ये नहीं बता सके कि किन दर्ज मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल की गई, ये भी बताएं कि कमांडिंग अफसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि यह बताया कि कैसे फौज की जानिब से यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले करो। आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जुर्म जरूरी नहीं है कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है ये बता दें। अदालत के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालबा करते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दे सकती है। फौज की सिविलियंस को हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछें कि ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त क्यों नहीं दी। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से खामोशी पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कॉफ़ी वगैरह पिएं, सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बाद अदालत ने समात में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। समात के दोबारा आगाज़ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीका कार क्या अपनाया गया है। यह भी देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए फौजी अदालत गैर मामूली हालात में ही फाल हो सकती है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये उनके इल्म में नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये हो कि आजकल जंगी हालात हैं। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। समान अदालत ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पर बुलाया और फौजी अदालत में ट्रायल के भेजे जाने वाले अफराद की तफसीलात फराहम करने का कहा। इस मौके पर
अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे में 3 सवालात मुझसे पूछे गए। इस्लामाबाद में कोई भी फर्द पुलिस की तहवील में नहीं है। 4 अफराद केपी में जेर हिरासत हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, ये आप सिविलियन कस्टडी की बात कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि जी, ये सिविल कस्टडी का डेटा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपनी बात जारी रखी और बताया कि पंजाब में MPO के तहत 41, ATA के तहत 141 अफराद तहवील में हैं। पंजाब में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया है, 42 को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा सिंध में कोई भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। सिंध में 172 अफराद जुडिशल कस्टडी में हैं। सिंध में 70 अफराद को जमानत दी गई है। 117 अफराद 3 MPO के तहत हिरासत में हैं। मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं। कोई भी खातून सहाफ़ी या वकील मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। 9 और 10 मई वाक़यात में कोई खातून मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। कोई खातून मिलिट्री कस्टडी में नहीं, इसलिए खवातीन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ 9 और 10 मई वाक़यात पर किसी सहाफ़ी या वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया। शनाख्त परेड की जा रही है। जो कोई मुलव्विस ना हुआ तो गिरफ्तारी नहीं होगी। बादशाह अदालत ने दरखास्तों पर समाअत पीर 26 जून की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर को सलमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज़ किया जाएगा। आज खुद नोटिस लेंगे और ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जिस वक्त समाअत जारी थी उसी वक्त कौमी असम्बली में भी इजलास जारी था। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर तनकीद की तो आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह महाज संभाला और कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शंस के फैसले से 2-4 ना हो। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो है वो एक फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के फैसलों पे अमल होने से ही इंसाफ का बोलबाला मुआशरा जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन जब उन फैसलों के पीछे इस किस्म के अवामल होंगे, जब मर्जी के बेंच बना के मर्जी के फैसले किए और करवाए जाएंगे, तो फिर उन फैसलों में जो है वो कुव्वत नहीं होती। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो शफाफियत में है। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जहाँ शहबाज शरीफ की मेहनत की तारीफ़ की, वहीं उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को भी दबे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सानिया 9 मई के बाद लाडले को बार बार पैगाम पहुँचाया गया कि माफ़ी मांग ले, लेकिन उस शख्स ने ज़िद और अना की वजह से अपनी पार्टी को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है। हमने यकीनी बनाना है कि इस बंद गली में हमारे पूरे जमहूरी निज़ाम को ना धकेला जाए। इसका नुकसान सिर्फ गैर जमहूरी सियासत करने वालों तक महदूद रहा है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, अगर उन इदारे पे हमले होंगे जिसको आपको कानूनी तौर पे इतना भी इजाजत नहीं है कि आप इस जगह का तस्वीर लो, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाए। इस मुल्क में सिर्फ तब जमहूरियत चल सकेगा जब सियासी जमातों बन के काम करें। अगर सियासी जमातों ने दहशत गर्दों के टैक्टिक्स अपनाना है तो फिर हम समझते हैं कि द रूल ऑफ लॉ शुड बी, द रिट ऑफ द स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आई बिलीव इट्स टू लिटिल टू लेट जनाब स्पीकर। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी पार्लियामेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द जुडिशरी स्पेशली, टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ ऑफ Pakistan, to establish the right of the state of Pakistan. वरना तो फिर आप वो ताला लगा दें। आज समाअत के वक्फे के दौरान मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा तासुर है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद रिहा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में और भी बहुत से मसाइल और केसेस हैं, लेकिन लाडले से मुताल्लिक केसेस को फौरी सुना जा रहा है। जो संगीन जराइम में मुलव्विस थे, अगर मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल नहीं किया जाना तो फिर किस कोर्ट के जरिए ट्रायल किया जाना है? और क्या कल को खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का कोई जासूस आके किसी भी हसास इमारत को या किसी भी दिफाई इदारे की इमारत पर हमला आवर होता है तो क्या उसको भी ये हकूक दिए जाएंगे जो ये 9 मई के मुल्जिमान को दिए जाने का एक इम्कान है और या तासुर दिया जा रहा है? बशीर असलम या बूटा अपनी दरखास्त लेके जब इस इमारत में आते हैं तो कई
कई महीने उनका मुकदमा नहीं सुना जाता, मगर इधर एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरखास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। अब क्योंकि रिटायरमेंट करीब है, नया नोटिफिकेशन भी हो चुका, अब जाते जाते लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद है। अदलिया और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बावजूद इसके कि सीनियर प्यूरी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, लेकिन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज दूसरे रोज़ भी जारी रही। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ अपनी तरफ है, बेंच गैर आइनी और गैर कानूनी मानते हैं। हुकूमत की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? कि अगर चीफ जस्टिस साहब अपने दो जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस पे उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको एतमाद नहीं है, उन पे वो इनकार नहीं करना चाहते, तो मुझे बताएं कि वो दो जजेस जो हैं वो इन एक चीफ जस्टिस पे क्यों इनकार करेंगे? और अगर जजेस पर ही एतबार नहीं करेंगे तो हजारों लाखों लोगों के मुकदमे इनके आगे लगते हैं, फिर लोग इन पर क्यों एतबार करेंगे? और फिर ये जो बेंच बना है ये इतना कंट्रोवर्शियल बेंच है कि ये जो भी फैसला देगा इसकी लेजिटिमेसी हो ही नहीं सकती। तो क्या था अगर चीफ जस्टिस साहब सारे जजेस के साथ मुशावरत कर लेते, अगर उनको ये एतराज था कि वाई फर्स्ट थ्री वाई नॉट ऑल, तो फिर तो समझ आती, फिर सारों से मशवरा कर लेते। अच्छा, कहीं इरफान भाई साहब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसको फुल कोर्ट ही समझा जाए, क्योंकि वो 4 जजेस वेकेशंस के ऊपर है, तातीलात चल रही होती है, अपने अपनी रजिस्ट्री के अंदर भी मामला होते हैं, इसको फुल कोर्ट ही समझा जाए कि हमने तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग सीनियर प्यूरी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसमें शामिल कर लिया। जो है वो फौरन उसी वक्त क्या कहिए आप काम पे आए, क्या मतलब है वेकेशन का इनका? काम पे आए सारे और सारे काम करें, वो फुल कोर्ट है। आपको याद है कि वो जब मियां नवाज शरीफ का केस लगा हुआ था तो जस्टिस शफीउर रहमान के बेटे जो है उनका इंतकाल हो गया था, यंग बेटे का इंतकाल हो गया था, और इसके बावजूद के बेटे का इंतकाल हो गया था, उन्होंने इंतकाल के बावजूद वो आए और वो बेंच पे बैठे थे। ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये अगर ये कंसेंसस के साथ बेंचेस बनाए तो फिर तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, यानी इनका कहना ये है कि फौजी जो कोर्ट मार्शल है वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट फैसले हो जाते हैं। तो वहाँ पे फौज ने कितने सिविलियंस को आज तक ट्राई किया? मेरा ख्याल है वो आटे में नमक है जिनको ट्राई किया, और जिनके बारे में कोई ऐसे फैसले अदालतों के नहीं आए कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो थे उनके इम्पैक्ट हुए थे। ऑन दी अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में जो फैसले दिए हैं, हजारों लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो तलब किए गए हैं, उनको रेमेडीलेस किया गया, और उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए आज पार्लियामान ने कानून बनाया है और उस कानून का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। और उस कानून का ठट्ठा उड़ा के तो बाकी ये फंडामेंटल राइट्स की किस तरह से कर सकते हैं? ये जो पिटीशनर है, ये जवाद ख्वाजा, ये जरा अपना तो कॉन्डक्ट देखे एज चीफ जस्टिस। उसने जितने गलत फैसले दिए हैं माजी में और फंडामेंटल राइट्स में लोगों के पामाल किए हैं, और उन लोगों के खिलाफ फैसले दिए जो पार्टी नहीं थे, जिनको सुना नहीं था, और इस शख्स ने खुद पीसीओ का ओथ उठाया और इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को निकाल दिया और चंद जजेस ने पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट निकाल दी। ये है फंडामेंटल राइट्स के चैंपियन। ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं और ये अभी मजीद एक्सपोज होंगे। इरफान काजी साहब, लास्टली आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज ये कहा गया कि मंगल तक इस केस के फैसले को तक पहुंच जाएंगे, तो जो भी नतीजा होगा अब इसके बाद होगा क्या? मतलब ये जो भी फैसला सुना दिया जाता है, अगर कुछ स्टे आ जाता है तो फिर क्या लाहेअमल होगा, क्या कर रहे होंगे फिर? इसमें वही होगा जो जस्टिस फाइज ईसा कह रहे हैं, ये बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, और जब इसकी फाउंडेशन भी इलीगल है तो ये जो भी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और फिर यानी मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियंस की हवालगी वाला मामला है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हवालगी हो जाएगी, होती रहेगी, जिस पर आज बहुत बात हुई कि कैसे होगी, किस तरह से हवाला कर दिया जाएगा सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी वीक नहीं है कि वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात माननी शुरू कर दे जो खुद कानून को वायलेट कर रहा है। मिलिट्री जो है वो बहुत पाबंद है कानून की, और वो अपने आर्मी एक्ट को फॉलो करने के पाबंद है। ये उनकी मर्जी नहीं है और कोई उनको इससे हटा भी नहीं सकता कि वो एक राइजल वक्त कानून है जो कि आर्मी एक्ट है,
उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ना फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे वो उस तरीके से बेंच बना के जो कि वैसे ही गैर कानूनी है। मैं नहीं समझता कि अफवाज पाकिस्तान को, ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि हमारी अफवाज जो है वो कानून की वायलेशन होने देगी। फौज कभी कानून की वायलेशन होने नहीं देगी, खा वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। ताज माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत बज़िद है कि अगर फैसला वही आता है जिसका जो है तवक्को की जा रही है, तो फिर हालात 14 मई वाले फैसले से भी ज़्यादा बदतरीन होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलेक्शन मोड में पीपल्स पार्टी और PMLN भी दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिलावल साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर भी इस पर बात की। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तो कह दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अगर दस्तखत करने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, तो वो दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। जो इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, सियासी मंजरनामा भी तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। ऐसे में लंदन एक बार फिर अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंचेंगे, जहां वो 2 से 3 रोज़ क़याम करेंगे। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन भी लंदन में मौजूद है, जबकि ओन चौधरी भी लंदन में है। जबकि कुछ दिन पहले ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी लंदन में मियां नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। यानी लग ये रहा है कि लंदन पाकिस्तानी सियासत का मैदान कारज़ार बना हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस वक्त इन मुलाकातों का बज़ाहिर मकसद इलेक्शंस और निगरान सेटअप के बारे में गौर करना है। दूसरी अहम बात यह है कि लंदन ज़राए से ये खबर भी आ रही है कि नवाज शरीफ ईद के बाद जुलाई में पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की लंदन यात्रा इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और ज़राए इस हवाले से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की अगले माह जुलाई में वतन वापसी का कभी इम्कान है। वो अगले माह जुलाई के आखिर या अगस्त की इब्तदा में वतन वापस पहुंच सकते हैं, जबकि वो ईद उल अज़हा लंदन की बजाय सऊदी अरब या दुबई में मनाने का इरादा रखते हैं। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो 2 अहम चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज इकॉनमी है और दूसरा चेयरमैन PTI और PTI से निपटना है। दोनों चैलेंजेस को लेकर अभी लग ये रहा है कि शायद मामला थोड़ा खटाई में पड़ेगा। इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होना इन्हीं 2 चैलेंजेस से निबरदाज़मा होने से मशरूत है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल 2 इत्तेहादी जमातों का मामला है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, आज बिलावल भुट्टो साहब की पार्लियामान के फ्लोर पर तकरीर, नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तारीफ़, और दूसरी तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करने की बात आसिफ अली जरदारी साहब की। उससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो ठनी हुई थी, अब काफ़ी हद तक वो क्रैक्स भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। I don't mind who you go with politically. कोई फर्क, किसी को आप politically सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर ले कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये हो। I am willing to sign. My 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि PMLN को धोखा नहीं दूंगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान के फ्लोर पर यह कह दिया कि शहबाज शरीफ बड़े कॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। इसका मतलब तो यही है कि पीपल्स पार्टी के जो रिजर्वेशंस थे शायद वो किसी हद तक दूर हो गए हैं। इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, बातें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है। पीपल्स पार्टी हिमायत करती है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए? पीपल्स पार्टी इंसाफ की हिमायत करती है, हर हाल में इंसाफ होना चाहिए और मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन जो मुख्तलिफ जराइम को डील करने के लिए है, जिस जुमरे में कोई जुर्म आता है उसी कानून के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी है सब। इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब एतजाज़ एहसन के वकील बनकर कोर्ट में पेश हुए हैं। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीजन, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। आप क्या समझते हैं, कोई शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी ने किया या कोई तादीबी कार्रवाई हुई है इन दोनों के खिलाफ? आप समझते हैं इनकी अपनी राय है? देखिए, अपनी राय रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पार्टी से अलग होकर अपनी राय देनी चाहिए। दोनों हमारे सीनियर हैं, दोनों का एहतराम है, बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
सीनियर वकला भी अदालतों में अपना मुकदमा लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजिशन लेके जाते हैं, कानूनी और आईनी इंटरप्रिटेशन लेके जाते हैं। कभी मुकदमा जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी उनकी राय से कोर्ट इत्तेफाक करती है, कभी नहीं करती, कभी दुरुस्त होते हैं, कभी दुरुस्त नहीं होते। लिहाजा इसको ये कहना कि उन्होंने ये बात कह दी है तो कोई हर पे आखिर हो गया है, ऐसा नहीं। दूसरा, उनके खिलाफ अगर कोई सस्पेंशन हुई है तो शाही साहब या खोसा साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लीडरशिप के कारण हर वक्त अवेलेबल है। वो फोन करना चाहे, वो मिलना चाहे, वो छोटी मीटिंग, वो बड़ी मीटिंग, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हर फोरम पे अपनी राय दे सकते हैं। जब कोई जमात मिन हैसुल जमात फैसला करती है और एक इत्तेहाद के अंदर बैठे वो फैसला करती है, आपकी राय भले उससे मुख्तलिफ भी हो तो आप जमात के फोरम पर राय दें। अगर आप अपनी जमात के ही खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर यकीनन जमात के समझने में हक में जानिब है कि आप जमात के फोरम से हट के अपनी तौर पर जाइएगा। इसलिए जमात ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इंडिविजुअली उनको हक हासिल है, किसी को भी हक हासिल है, लेकिन जमात के अंदर रहते हुए यह हक हासिल नहीं होता। हमें वो सारे फोरम अवेलेबल हैं और अगर अपनी राय हमने जमात के खिलाफ अदालतों में जाके देनी है तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कोशिश करेंगे कि मंगल तक इसका फैसला भी आ जाए। कुछ भी फैसला आता है, अगर इसके ऊपर स्टे दे देती है कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होता तो राना सनाउल्लाह साहब तो ये राय रखते हैं कि इस केस का फैसला भी वैसे ही नतीजा वैसे ही निकलेगा जैसा 14 मई के इंतखाबात वाला नतीजा निकला था। तो आप भी ऐसे ही समझते हैं कि जो भी फैसला आएगा उसको हुकूमत मानेगी नहीं? देखिए, ये मफरूजा है, मैं तो मफरूजों पे बातें ही नहीं करता। फर्जी सवाल फर्जी जवाब। मैं अगर कोई मफरूजे पे मबनी जवाब दे देता हूँ कि ऐसा हुआ तो ये कर देंगे और ये हो जाएगा तो सवाल गायब हो जाएगा। और जिस तरह राणा साहब के सवाल को आप उठा रहे हैं इसलिए मैं तो मफरूजों में जवाब नहीं देता। लेकिन कायरा साहब, एक हेड ऑन कोलिजन तो है ना सर। एक तरफ देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर इजलास चल रहा होता है और जो रिमार्क्स वहां पर आते हैं पार्लियामान में उन रिमार्क्स को क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है। तो बिल्कुल उनका हक है जी, पार्लियामान के फ्लोर पे जिसने बातें की है। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं मफरूजों पर अपने सवालात के जवाब नहीं देता। चले, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, कितना मुश्किल डिसीजन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए ये, यानी ये जो आप मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल की हिमायत आज कर रहे हैं, पहले इमरान खान के दौर में भी और बाजवा साहब ने भी तकरीबन 25 सिविलियंस का ट्रायल किया है। बतौर सियासतदान, बतौर सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि प्रिंसिपली दुरुस्त है? मैंने गुजारिश की है, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन मुख्तलिफ जराइम के लिए हैं। उन कवानीन के अंदर जो जुर्म सिविल लॉ के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत आता है उसका क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रायल होना चाहिए। जो जुर्म टेररिज्म के लॉ के तहत आता है उसके तहत होना चाहिए और जो मिलिट्री एक्ट के तहत आता है उसका मिलिट्री एक्ट के तहत होना चाहिए। ये कोई नया कानून नहीं बना, नई अदालत नहीं बनी, नई कोई जवाब नहीं पैदा हुआ। अगर कोई जुर्म उसके जुमरे में आता है तो फिर उसके जुमरे में देखें, अदरवाइज उनके पास वकील होंगे, उनके केसेस का अगर कोई फैसला होता भी है तो माजी की तरह नहीं, इसको जनरल जहाज की दौर की मार्शल लॉ की मिलिट्री कोर्ट से तशबीह देना मुनासिब नहीं है। एक तो अब अदालत के अंदर उनके अपने वकील रखने की उनको इजाजत होगी और दूसरा कि वो एक अपील आर्मी चीफ के पास होगी और उसके बाद आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, ये 3 अपील के अवेलेबल होंगे। लेकिन पहली बात इंसाफ होना चाहिए, दूसरी बात जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उसके तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप, इसलिए फिर मुझे राना सनाउल्लाह को कोट करना पड़ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे इमरान खान से मुतालिक, चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक, तो प्रैक्टिकली तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सवाल का जवाब तो राना साहब दे सकते हैं, ये एक सियासी इस्तिलाह भी हो सकती है कि सियासी तौर पे कौन रहेगा। जो हालात इमरान खान साहब ने पैदा किए, किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया, उनके अपने हाथों पैदा किए गए हालात थे और उसके नतीजे में जो बना उसकी अपनी राय है। लेकिन राना साहब जरा धड़ल्ले के आदमी है, वो बात करते हुए जरा जोरदार बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सियासी रंग में कहा, किसी को एलिमिनेट करने की बात तो नहीं।
अच्छा काला साहब, क्योंकि अब इंतखाबी मोड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो इस कोलिशन की दो बड़ी जमातें हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस पर भी खासी बात हो रही है। एज फार एज चेयरमैन PCP's अपॉइंटमेंट इज कंसर्न्ड, बजट के ऊपर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड और फिर इलेक्शन की तारीखों पर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड, तो इन रिजर्वेशंस में, इन डिफरेंसेस में कितनी हकीकत है? इलेक्शन की डेटों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आइन के मुताबिक जब इंतखाब होना है उसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा, चेयरमैन PCB का ओहदा 2 अफराद के नाम गए, जिसका भी हो जाएगा, देखा जाएगा। छोटे मोटे डिफरेंसेस जमातों के अंदर भी होते हैं। आपके चैनल के अंदर सिर्फ 4 या 5 प्रोग्राम हो रहे होते हैं, 4-5 एंकरों के आपस में इत्तेफाक नहीं होते। तो जमातों के अंदर तो इशूज के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। इत्तेहाद में भी इत्तेफाक इख्तलाफ राय होता है। तो इख्तलाफ राय को इस तरह नहीं देखना चाहिए। बजट के ऊपर हमारे जो कोई कंसर्न थे पीपल्स पार्टी के, तो बजट होता ही इसलिए है कि बजट प्रपोजल्स होती हैं और उन प्रपोजल्स के ऊपर बहस होती है। वरना अगर बजट जो आया, अगर वो इतना मुतबर्रक और मुकद्दस है कि बहस नहीं छेड़नी, तो फिर उस दिन पास हो जाए। बजट के ऊपर हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन के अरकान भी, इवन वज़रा भी अपनी राय देते हैं और प्रायोरिटीज के ऊपर तनकीद करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज अपनी खुद देते हैं और उसकी तब्दीली की आरा देते हैं। और जहां किसी की राय मुस्बत और अच्छी होती है, उसकी राय के मुताबिक बजटरी प्रपोजल्स में एडजस्टमेंट की जाती है। यही काम हमारी जमात ने किया कि फ्लड ऑफ टैक्सीज के लिए जो प्रायोरिटाइजेशन थी, गिवन बजट के अंदर ही उसकी एडजस्टमेंट की जाए। ये राय हमारी मानी गई। बाकी भी इसी तरह की आरा थी और उसमें कोई एक बड़ा इख्तिलाफ नहीं था। आज आपके चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस पर तो वजीर आजम की तारीफ भी की है, नून लीग के साथ चलने का इंदिया भी दिया है। $1 बिलियन क्वेश्चन है जो इस वक्त सबकी जबान पे है कि वाकई अगस्त में असम्बलीज डिसॉल्व होंगी तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, या यहाँ पर भी डिले होता हुआ देख रहे हैं? पंजाब का नक्शा ही रिपीट होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, पंजाब का नक्शा तो कोई रिपीट नहीं हो सकता। पंजाब में तो इमरान खान साहब ने गैर आईनी काम किया था। हमारा पूरी पार्लियामान के अंदर मौजूद जो उस वक्त की जमातों का ये इत्तेफाक राय था कि हम इमरान खान के इस फैसले को नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी उनके मैंडेट से बियॉन्ड था। जहां तक तलक असेंबली की मुद्दत पूरी होने का है, इसमें क्या हो सकता है? असेंबली की मुद्दत तो किसी फैसले के मोहताज नहीं है, वो तो आईनी तौर पर पूरी हो जानी है और उसके बाद 60 दिन में या 90 दिन में, दोनों में इलेक्शन होना है। सर, ये 60 या 90 रोज के अंदर पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। ये कौमी असम्बली की सतह पर क्योंकि एक नज़ीर ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, हुकूमत ने माना नहीं, तो इस चीज़ के कितने चांसेस है कि अब अगर केयर टेकर सेटअप हो जाता है या कोई माशी इमरजेंसी जैसी कैफियत बना दी जाती है और उसके बाद इसको डिले किया जाता है, तो इंतखाबात फिर एक दफ़ा कटाई में पड़ जाएंगे? दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। आप ये तमसील मुनासब नहीं कर रहे, इसको जरा दुरुस्त कीजिए। जो फैसला पंजाब का हुआ, हमारी सारी जमातों की और मीडिया के बड़े हिस्से की और मुल्क के दानिश्वरों की ये राय थी और दीगर सूबों की ये राय थी कि एक सूबे में होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा, उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त अवेलेबल फोर्स नहीं थी और फोर्सेज ने भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की थी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये असेंबली बदनीति से तोड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दे दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार और हक नहीं था और उसके ऊपर हमारी राय भी थी, जजेस की राय भी थी। आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था। अब तो ये आइन का वाज़ेह फैसला है, ये किसी अदालत का फैसला नहीं है कि फलां तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, वो असेंबली डिसॉल्व होनी है। हाँ, जिस बात को इबहाम या शक का इजहार किया जा रहा है कि वो एक क्यूट सूरत हाल के लिए, गैर मामूली सूरत हाल के लिए आइन के अंदर एक गैर मामूली कानून मौजूद है। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी जो नौमौलूद पार्टी है मुल्की सियासत के अंदर, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग की बी टीम है। जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, ओन चौधरी लंदन में हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। अब फिर नून लीग खुद को बलोचिस्तान और KP के वहाज पर भी खासा एक्टिव कर रही है, तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की टूट फूट का फ़ायदा नून लीग उठाती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, तासुरों पे तो बात नहीं हो सकती। आपका तासुर मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा। हर जमात को ये हक हासिल है कि वह के लिए कोशिश करे, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करे। अगले इंतखाबात से पहले वो
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। बशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क़मर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकॉनमी के डोमेन के अंदर जो मौजूद चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए असासों की लूट सेल लगा दी गई है। क्या वाकई ये लूट सेल लग गई है और कहाँ कहाँ के ऊपर नज़र है, किन लोगों की, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दो रोज़ कबल जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख से इकोनॉमिक डोमेन में कुछ क्वेश्चंस किए थे और हुकूमती पॉलिसी के बारे में इस्तफसार किया और उनसे पूछा कि वो क्या तरीक़ाकार है जिससे हम 5 बरसों में 30 अरब और 10 से 12 बरसों में 100 अरब डॉलर की मईशत बन जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 4000 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। ऐसे में हम असासे लीज़ पर देकर खातिर खा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। बीमार इदारों की निष्कारी के जरिए भी हमें बहुत सा सरमाया मिल सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कैसर अहमद शेख ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, ज़रा आपके सामने रखता है। 4000 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं। किसी भी बैलेंस शीट की क्यों शबरदैदी कहता है, उसको तो वाला वो अकाउंट का आदमी है, समझता है और मेरा दोस्त है कि जिस कंपनी के 4000 अरब डॉलर के एसेट हों और उसने 200 बिलियन डॉलर, टोटल हमारा कर्जा 200 बिलियन डॉलर है, ठीक है हमने कुछ बिलियन डॉलर देने हैं, तो हम तो उन असासों को गिरवी रख के, हम उन असासों को बेच के, हम उन असासों को प्राइवेटाइज करके हम तो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो कहना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, ये तो अहमको की जन्नत वाली बात है। कैसर अहमद शेख के बयान के 2 रोज़ बाद ही पता चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ कराची टर्मिनल पोर्ट को 25 बरस की मुद्दत के लिए यूएई हुकूमत को लीज पर दे दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास बुध की शाम शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा ताकि तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुआहदे के तहत अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी को 25 साल के लिए तमाम हुकूक हासिल होंगे, जिसमें इजाफी 25 साल की तोसी का इख्तियार होगा। KPT और ADP ने कराची पोर्ट को जो ईस्ट वॉफ पर 6 से 9 बर्थ्स हैं उनकी ऑपरेशंस, देखभाल, सरमायाकारी और तरक्की के लिए एक रियायती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ारत ख़जाना ने बताया कि CCO IGCT की तरफ से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी ने 19, 20 और 21 जून 2023 को वज़ीर बहरी उमूर की सदारत में मीटिंग्स की ताकि ऑपरेशंस, देखभाल और तरक्याती हुकूक के हुसूल के लिए तजारती मुआहदे पर बातचीत हो सके। इस लीज के जरिए से पाकिस्तान को फिक्स्ड आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 मिलियन डॉलर्स की इब्तदाई अदायगी यानी अप फ्रंट अमाउंट UAE पे करेगा, जबकि 3 दिन पहले 40 मिलियन डॉलर्स की इब्तदाई पेशकश की गई थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की फर्म अगले 5 सालों में 102 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी पाकिस्तान को $18 की क्रॉस बर्थ रॉयल्टी फ़ीस अदा करेगी, जो कि फ़िलिपाइन में मुकीम कंपनी की अदा करदा फ़ीस से सिर्फ $2 ज़्यादा है, जो 2002 से इन टर्मिनल्स को चला रही थी। पाकिस्तान सालाना किराए में भी तकरीबन 1100 रुपये फ़ी मुरबा मीटर वसूल करेगा, जो सुबकदोश होने वाले ठेकेदारों की तरफ से अदा की गई कीमत से सिर्फ 7 रुपये ज़्यादा है। यानी अब जो कराची पोर्ट है, टर्मिनल पोर्ट है, अब वो UAE के पास होगी, उनके अपने लोग होंगे, उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके अंदर भी कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, और अगर कहीं ब्रीच होती है तो वो मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट में जाएगा। डर ये है कि जिस तरह पहले हमने माइनिंग के सिलसिले में टीथियान कॉपर के 6 अरब डॉलर का जुर्माना अपने ऊपर आयद करा दिया और फिर जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट या आलमी अदालत में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे असासे ही एट स्टेक हो जाते हैं। तो हम असासे गिरवी रख तो रहे हैं, असासे लीज पर ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं और क्या आने वाली हुकूमत सियासी बुनियादों के ऊपर उन एग्रीमेंट्स को ओवरथ्रो तो नहीं कर देगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।